अब आइए यहाँ पर करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर धर्म सुधार की जब हम बात करते हैं, यानी धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है मार्टिन लूथर को। अब देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ इंग्लैंड की धरती से हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था। मार्टिन लूथर के समर्थक को प्रोटेस्टेंट कहा जाता था, तो वहीं मार्टिन लूथर के विरोधी को कैथोलिक कहा जाता था। अब देखें यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जर्मनी से। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर। लूथर। धर्म सुधार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। मार्टिन लूथर के समर्थक को क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर के विरोधी को क्या कहा गया? कैथोलिक। एक बार हो जाए। अब देखिए यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन की जब हम बात कर रहे हैं, तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। प्रवर्तक मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। धर्म सुधार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड से। मार्टिन लूथर के समर्थक क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट। और मार्टिन लूथर के विरोधी क्या कहलाए? कैथोलिक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 की जब हम ओर जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? और इसका यह है कि संपत्ति का अधिकार, विधिक समता, जन्म के आधार पर मतभेद। सही आंसर हो जाता है डी। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। नेपोलियन को इतिहास में हम मैन ऑफ डेस्टिनी एवं लिटिल कारपोरल के नाम जानते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस की धरती पर 1804 ईस्वी में कानून का संग्रह कराया, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम जानते हैं। मित्र राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी के मित्र राष्ट्रों ने जब नेपोलियन सम्मान के साथ फ्रांस की धरती को जीना सिखा रहा था, यह बात मित्र राष्ट्र को खल गई। इस प्रकार मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के बीच 1815 ईस्वी में जो युद्ध हुई, इसे हम वाटरलू के युद्ध के नाम जानते हैं। वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को पराजित किया और नेपोलियन को पराजित करके सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। सेंट हेलेना द्वीप वर्तमान समय बेल्जियम में है, जहां पर नेपोलियन की मौत हुई थी। अब देखें नेपोलियन की जब हम बात करते हैं, नेपोलियन नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? तो नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। नेपोलियन ने फ्रांस की धरती पर कानून का संग्रह कराया, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम नेपोलियन जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम जानते हैं। यह नेपोलियन कोड कब प्रकाश में आया था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन की बात जब हम करते हैं, तो नेपोलियन को इतिहास में हम किस जानते हैं? नेपोलियन के इतिहास में हम मैन ऑफ डेस्टिनी और किस नाम से? लिटिल कारपोरल के नाम जानते हैं। नेपोलियन की बात करते हैं, तो नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच, नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच, मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में जो युद्ध हुई, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाटरलू के उसे हम वाटरलू के युद्ध के नाम जानते हैं। वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में नेपोलियन को
नेपोलियन को पराजित किया था। और नेपोलियन को पराजित करके कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। और सेंट हेलेना द्वीप कहाँ स्थित है? बेल्जियम में। बेल्जियम में, जहां पर नेपोलियन की क्या हुई? जहां पर नेपोलियन की मृत्यु हुई। अब आइए यहाँ पर कर लेते हैं। नेपोलियन की जब हम बात कर रहे थे, यहाँ देखना है नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था। तो नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। नेपोलियन ने फ्रांस की धरती पर कानून का संग्रह कराया। उसे क्या कहा गया? नेपोलियन कोड कहा गया। नेपोलियन कोड प्रकाश में कब आया? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन को क्या कहते थे? मैन ऑफ डेस्टिनी एवं लिटिल कारपोरल के नाम जानते हैं। नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में जो युद्ध हुई, उसे क्या कहते थे? वाटरलू। उसे हम उसे हम वाटरलू के युद्ध के नाम से जानते हैं। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में। इस युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया। कौन? तो मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को पराजित किया। तो मित्र वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को पराजित करके कहाँ भेज दिया? सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। ये द्वीप कहाँ है? तो वर्तमान समय में बेल्जियम में है, जहां पर नेपोलियन की मौत हुई। यहाँ पर देखिए 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। जॉन के। याद रखना है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार इंग्लैंड की धरती पर हुई। और इस मशीन ने इंग्लैंड की धरती पर और सूती वस्त्र की बुनाई में काफी रफ्तार ला दी और औद्योगिक क्रांति सफल होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया। जहां तक औद्योगिक क्रांति की सवाल है, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती पर हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती पर इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड की धरती। इंग्लैंड की धरती क्यों हुई थी? तो इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी, किस वस्तु उद्योग से? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती थे सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। अब प्रश्न यह है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो इंग्लैंड की धरती से। क्यों हुई थी? कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। इस क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो सूती वस्त्र उद्योग से। और यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, कब हुआ था? 23 इस आंसर का जवाब दो। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, कब हुआ था? 23 से जवाब दीजिए। 23 से दें। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है और 23 से। ये बताएं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 23 से। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1939 से 1945 ईस्वी।
और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है हिटलर द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को ईस्वी को हुई थी, तो वहीं इस युद्ध की समाप्ति 2 सितंबर 1945 ईस्वी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर एटम बम गिराया था। अब हम देखते हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, तो वहीं नागासाकी पर एटम बम गिराया था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया उसका नाम लिटिल बॉय था, तो नागासाकी पर जो एटम बम गिराया उसका नाम था फैटमैन। अब देखें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय 1939 से 1945 ईस्वी। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? हिटलर द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया था। तो वहीं नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फैटमैन नामक एटम बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 ईस्वी, और समाप्ति कब हुई थी? 2 सितंबर 1945 ईस्वी। आइए आप द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या माना था? 1939 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या मानता है? हिटलर द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। और याद रखना है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया था। तो वहीं नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक एटम बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939, समाप्ति हुई थी 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। आइए, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? और यह है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, और
अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे और 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अब हम देखते क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुई थी और ये संधि 1783 ईस्वी में हुई थी। अब हम यहाँ देखेंगे, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? रेड इंडियन कहा जाता था। रेड इंडियन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या माने 1775 से 1782। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को क्या किया गया? अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। आप देखें यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे और 13 उपनिवेश को आज़ादी घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। आप देखें यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय नारा क्या दिया गया था? नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन को क्या कहा गया? अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुई थी? 1783 ईस्वी। अब यहाँ पर अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय क्या है? 1775 1783 ईस्वी। 1775 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम तत्कालिक कारण क्या माना था? 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन को क्या? तो जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश। यह उपनिवेश को आज़ादी घोषणा कर 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से नारा क्या देगा? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुई और ये संधि 1783 ईस्वी में हुई। अब बताएगा जवान, यहाँ तक के सफर में मेरे जवान को इस तरह की दिक्कत है? 23 बताइए। इस तरह के सफर में जवान कोई दिक्कत है? 23 बताना है। जल्दी बताओ जवान।
जल्दी बताइए। हम्म। जल्दी। आइए अब। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। आइए। क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति का कारण था क्या? तो मिश्रित खेती। मिश्रित खेती। मिश्रित खेती किसको कहते हैं? विभिन्न फसल को मिलाकर खेती करना। अब यहाँ पर देखें कि फ्रांसीसी क्रांति की बात करता है। फ्रांसीसी क्रांति तो 1789 से फ्रांस की धरती पर जो क्रांति हुई, इसे फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। फ्रांसीसी क्रांति जिस समय हुई थी, और उस समय नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। उस समय बुर्बो राजवंश का शासक कौन था? लुई सोलहवां था। और लुई सोलहवां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। इस चीज को हम बार बार बोल रहे हैं। 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति, क्रांति का समय क्या है? 1789 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय किस राजवंश का शासन था? पूर्वो राजवंश। पूर्वो राजवंश का शासक कौन था? लुई सोलहवां था। लुई सोलहवां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? 21 जनवरी, 21 जनवरी 1793 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश। शासक कौन था? लुई सोलहवां। कब हुआ था? 21 जनवरी 1793। वो क्या नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का शिक्षित, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ देता है। और फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निभाया था। अब देखिए वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का, और येन बाई विद्रोह का महत्व क्या था? 23 से बताना है। 23 से।
अब देखो, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित करता है। हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर, देखिए येन बाई, येन बाई, बाई विद्रोह कहाँ हुआ था? वियतनाम में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध विद्रोह हुआ था? फ्रांस के विरुद्ध। फ्रांस के विरुद्ध, विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह था, सशस्त्र विद्रोह था। पूछेगा कि येन बाई, अब यहां पर देखिए क्या है, पूछेगा कि येन बाई विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? येन बाई विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? येन बाई विद्रोह, और ये प्रारंभ हुआ था वियतनाम में। कब? तो 1930 ईस्वी में। किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ। कैसे, कौन था? सशस्त्र विद्रोह था। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंत संघर्ष हुआ था? और यह है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, और भारत और चीन के बीच। इस समझौता के तहत दोनों देशों ने वादा किया था एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा एवं एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। अब देखो, पंचशील, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता, समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। किसके किसके बीच? भारत एवं चीन के बीच। और ये समझौता क्या है? तो दोनों देशों ने वादा किया क्या? एक दूसरे के, एक दूसरे के आंतरिक मामले में, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा एवं एक दूसरे, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का, क्षेत्रीय अखंडता का, अखंडता का सम्मान करेगा, सम्मान करेगा। अब देखो, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था कब? तो पंचशील समझौता 1954 में। इसके किसके? भारत एवं चीन के बीच। क्या हुआ था? एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा एवं एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। शिमला सम्मेलन किसके किसके बीच हुई थी? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। और ये ये समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था कब? शिमला सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। अब ये ताशकंद समझौता किसके? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य की रुचि जागृत किया था? तो लेटिन एवं ग्रीक। इसका सही आंसर ये हो जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी और पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। दांते ने डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की थी। पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाने में इटली के चित्रकारों एवं मूर्तिकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इटली के चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एवं द राफेल को शामिल किया जा सकता है। देखें, पुनर्जागरण का प्रारंभ, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का प्रारंभ
इटली के फ्लोरेंस नगर से हुए। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको माना गया है? दांते को। दांते ने कौन सी पुस्तक की रचना की? डिवाइन डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की। पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? इटली के इटली के चित्रकारों एवं मूर्तिकारों ने मूर्तिकारों ने इटली के चित्रकारों में शामिल किया जा सकता किसको? लियोनार्डो लियोनार्डो द विंसी लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो एंजेलो एवं राफेल को। लियोनार्डो द विंसी, देखो यहाँ पर लियोनार्डो द विंसी लियोनार्डो द विंसी महान चित्रकार, वैज्ञानिक एवं इंजीनियर था। इसके चित्रों में शामिल किया जा सकता है इसके चित्रों में शामिल किया जा सकता है मोनालिसा मोनालिसा एवं द लास्ट सफर को आइए, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? फिर से जागना, यानी अंधकार से ग्रसित यूरोप को प्रकाश की ओर ले जाना। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण प्रारंभ इटली कहाँ के? फ्लोरेंस नगर। पुनर्जागरण अद्भुत कौन? दांते ने कौन पुस्तक रचना? डिवाइन कॉमेडी जैसे डिवाइन कॉमेडी। इटली के चित्रकारों में एवं मूर्तिकारों में किसको शामिल किया? लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो एवं राफेल। लियोनार्डो द विंसी क्या था? लियोनार्डो द विंसी महान वैज्ञानिक, महान चित्रकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर था। इसके चित्रों में शामिल किया जा सकता है मोनालिसा एवं द लास्ट सफर को। अब देखिए, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत ना मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया और ये कहा 1918। कितना? 1918। ये प्रस्ताव को कब अस्वीकार किया? 1918। आइए यहाँ पर आप इसमें जानते भी, एक बार और देखिए, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली में यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? इसका सही आंसर 1918। हम देखते हैं कि 1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई थी, इसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं। रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस के शासक को जार कहा जाता था। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रूसी क्रांति का नायक लेनिन था, तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना गया। देखिए पर 1917 ईस्वी में
1917 ईस्वी में रूस की धरती पर जो क्रांति हुई उसे हम रूसी क्रांति के नाम जानते हैं। रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और रूसी क्रांति की बात करें, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? रूस के शासक को हम जार कहा जाता था। तो 1917 की रूसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति, रूस के शासक, रूस के शासक जार निकोलस, जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुए थे। द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। रूसी क्रांति का नायक कौन था? रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन था। स्टालिन था। आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में शाही थैली क्या थी? शाही थैली क्या थी? एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को निजी तौर पर दी जाने वाली थैली गलत है। भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सेवाओं के उपलक्ष्य में दी गई थैली। और यह भी की बात करते हैं तो यह भी गलत है। भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, और ये सही है, सी हो जाता है, यानी सी। और ये क्वेश्चन हो जाता है VVI। और VVI क्वेश्चन में इस बात को आपको याद रखना होगा कि आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में शाही थैली किसको कहा जाता था, यानी याद रखिएगा कि भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान शाही थैली के नाम से, शाही थैली के नाम से जाना जाता था। आइए, महान इतिहासकार की जब हम बात करते हैं, महान साहित्यकार वाकपति और भभूति किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? किसके दरबार की थी? यशोवर्मन। और यशोवर्मन कहाँ का शासक था? तो ये मालवा का शासक था। मालवा का शासक था। मालवा का शासक। और इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे, वाकपति और भभूति। और वाकपति की रचना क्या थी? वाकपति की रचना क्या थी? देखो यहाँ पर गॉड वहो कौन थी? तो गॉड वहो। गॉड वहो। और भभूति की रचना में कौन था? उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित। दूसरी रचना उसकी कौन थी? मालती माधव। मालती माधव। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की जब आते हैं, इसके दरबार में चीनी और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास में क्या नाम था? इसे हम इतिहास में देवराय, देवराय एवं
देवगुप्त के नाम से भी जानते हैं। हर्ष को इतिहास में किस नाम जानते हैं? शिलादित्य। शिलादित्य के नाम से जानते हैं। हर्ष को इतिहास में हम शिलादित्य के नाम जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। 83 के निम्नांकित किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुर को जो एक समय सीलोन की राजधानी था नष्ट कर दिया? वह था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम को चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था। अब देखें, राजराज प्रथम को क्या है? चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका वास्तविक नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। राजेंद्र चोल प्रथम ने कौन सी चोल राजवंश का, किस राजवंश का शासक था? चोल राजवंश का शासक, राजवंश। और इसने कौन सी उपाधि गंगैकोंड चोलपुरम, कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की? गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। राजा धीराज प्रथम कौन था? चोल राजवंश का शासक था। यह चोल राजवंश का शासक था। आइए, SST प्लस GS इसको देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ले लेना है। आइए, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में मानखेट अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन एलोरा में मानखेट? कृष्ण द्वितीय। और इसका 84 क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 84। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मानखेट अपनी राजधानी बनाया था? अमोघवर्ष। कौन? तो अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जैन धर्म को मानने वाला था। राजपूत राजवंश के शासक अमोघवर्ष जैन धर्म को मानने वाला था। इसके गुरु का नाम जिनसेन था। जिनसेन ने आदि पुराण जैसी पुस्तक की रचना की थी। अमोघवर्ष के दरबार में महावीराचार्य एवं शाक्तायन जैसे विद्वान रहते थे। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह जैसी पुस्तक की रचना की, तो वहीं शाक्तायन ने अमोघ सूत्र वृत्ति जैसी पुस्तक की रचना की। अमोघवर्ष स्वयं एक विद्वान शासक था। इसने कविराज मार्ग संग्रह जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब देखें राष्ट्रकूट राजवंश के शासक कौन था? अमोघवर्ष। यह किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। इसके गुरु का नाम क्या था? जिनसेन था। जिनसेन ने कौन सी पुस्तक की रचना की? आदि पुराण। अमोघवर्ष के दरबार में कौन रहते थे? महावीराचार्य एवं शाक्तायन जैसे विद्वान रहते थे। महावीराचार्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की? गणित सार संग्रह जैसी पुस्तक की रचना की। शाक्तायन ने कौन सी पुस्तक की रचना की? अमोघ सूत्र वृत्ति जैसी पुस्तक की रचना की थी। अमोघवर्ष स्वयं एक विद्वान शासक था। इसने एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम क्या था? कविराज मार्ग संग्रह जैसी पुस्तक की रचना की। अब देखें पर राष्ट्रकूट बात करें। राष्ट्रकूट राजवंश का शासक कौन था? अमोघवर्ष प्रथम था। यह किस धर्म को मानता है? जैन धर्म। और इसके गुरु का नाम क्या था? जिनसेन। जिनसेन ने कौन सी पुस्तक रचना? आदि पुराण। अमोघवर्ष के दरबार में कौन रहते थे? महावीराचार्य एवं शाक्तायन जैसे विद्वान।
महावीराचार्य ने कौन सी पुस्तक रचना की? गणित सार संग्रह। शाक्तायन ने कौन सी पुस्तक रचना की? अमोघ सूत्रवृत्ति। अमोघ वर्ष स्वयं एक विद्वान था, इसने कविराज मार्ग संग्रह जैसी पुस्तक की रचना की। अब यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? जोड़ा सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। चंदावर की युद्ध लड़ाई किसको? मोहम्मद गोरी द्वारा कन्नौज के जयचंद की हार, सही है। तराइन की युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार, गलत है। आइए, बेहिंद की लड़ाई मोहम्मद गोरी द्वारा हिंदू शाही राजा की हार। बेहिंदू शाही राजा की हार, बेहिंद नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है आपको ये चंदावर की लड़ाई। चंदावर की लड़ाई। और याद रखना है, चंदावर की लड़ाई, चंदावर, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित किया था, पराजित किया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में कौन? मोहम्मद गोरी ने इसको, जयचंद को पराजित किया। यहाँ देखिए, जैन तीर्थ, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? 23 है। क्वेश्चन नंबर 86। और वे अंतिम और 24 तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। सही आंसर, वे पहले तीर्थंकर जैन मत के संस्थापक। गलत है। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि 5वें तीर्थ पौराण माने गए। ये गलत है, गलत है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और इसका सही आंसर सी हो जाएगा। महावीर स्वामी की जब बात करते हैं तो याद रखना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा थी। पुत्री के नाम प्रियदर्शना थी। दामाद का नाम जमाली था। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। और महावीर स्वामी अपने बड़े भाई की अनुमति से 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया था। अब देखें, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, वर्धमान था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता त्रिशला। पत्नी यशोदा। पुत्री प्रियदर्शना। दामाद जमाली। बड़े भाई नंदीवर्धन। बड़े भाई नंदीवर्धन। घर त्याग
30 वर्ष। अब देखिए महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के बचपन बचपन का नाम था वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, दामाद जमाली, बड़े भाई नंदीवर्धन, घर त्याग 30 वर्ष। आइए ये देखिए, लुम्बिनी बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थान है, क्योंकि क्या है, और इसका सही आंसर है सी, यह बुद्ध की जन्मस्थली है। तो क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी, और यह स्थान वर्तमान समय में नेपाल की तराई में स्थित है। महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, तो अब देखें महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी। यह स्थान कहाँ है, नेपाल की तराई में। जन्म के 7वें दिन माता की मृत्यु, लालन पालन मौसी की थी। और मौसी का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। अब यहां पर देखते हैं महात्मा बुद्ध की जब बात करते हैं, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल की तराई में। जन्म के कब, 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु। जन्म के 7वें दिन माता की मृत्यु हुई, इसलिए बुद्ध का लालन पालन कौन किया, तो प्रजापति उनकी मौसी। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, याद रखना है। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और इसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। भगवान बुद्ध को समाधि कहाँ, बौद्ध गया में। बौद्ध गया एक पीपल वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग का सबसे प्रसिद्ध शासक खारवेल था। यह जैन धर्म को मानने वाला था। खारवेल चेदी राजवंश से संबंधित था। खारवेल के विषय में हमें जानकारी उड़ीसा स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अब देखें कलिंग का सबसे प्रसिद्ध, कलिंग वर्तमान समय में कहाँ है, कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में है। कलिंग का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, खारवेल। और ये किस धर्म संबंधित था, जैन धर्म से। खारवेल किस राजवंश संबंधित था, चेदी राजवंश से, चेदी राजवंश। अब हम यहाँ पर देखेंगे खारवेल चेदी राजवंश से संबंधित था। और खारवेल के विषय में हमें जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख। अब हम के गिरनार के स्तंभ लेख का संबंध किससे है, शक राजा रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ स्तंभ लेख का शक राजा
रुद्र दामन प्रथम। आइए यहाँ पर, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश दिया था, कौन दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और ये स्थानांतरण कब से कब? 1327 से 1329 के दौरान। पहले दौलताबाद को किस नाम जाना था? दौलताबाद को पहले देवगिरी के नाम जाना जाता था। देवगिरी, देवगिरी के नाम जाना जाता था, याद है? फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक, का संस्थापक। आइए, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज सिराज ने। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय? चिश्ती सिलसिला संबंधित था, चिश्ती सिलसिला। बर्नी ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही जैसी पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 90-91 में, 23 से 91 नंबर पर पढ़ा, तब तक हम पानी नहीं पीते हैं। एकदम बनाओ ना बढ़िया से, विश्वास के साथ बनाओ ना, खेलना जंगल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 91। आइए, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं तो सी पर आइए, इसको सी की ओर देखिए। गंगा देवी, सी में आ जाइए। क्या है? ये कंपन की पत्नी और मदुरा विजय के लेखक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI कर देना, ये लाइन VBI करना है। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी क्या हो जाता है? आप आइए, ये गजपति कुमार कृष्णदेव राय की पत्नी। ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। नगलंबा देवी, ये कौन है? बी है। कौन है? कृष्णदेव राय की माँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये VBI है, VBI है। आ जाओ, हनम्मा, ये हनम्मा की जब हम बात करते हैं तो आ जाओ, ये क्या होगा? हनम्मा का प्रोड देवराय की दरबारी कवित्री। ये सब नहीं। सुलम्मा, ये क्या है? आप आइए, इसका सही आंसर डी, अच्युत देवराय की दरबारी कवित्री। इसमें कुछ भी नहीं, ये मिला लीजिए, इसका आंसर सी हो जाता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा, एक बार ये गंगा देवी, ये गंगा देवी कौन थी? तो ये देखिए, कंपन की पत्नी और मदुरा विजयम की लेखिका। ये क्वेश्चन पूछिएगा, हमेशा याद रखिए। एक क्वेश्चन ये, और नगलंबा, नागल होना चाहिए यहाँ पर। और कृष्णदेव राय की माता का नाम नागल था। कृष्णदेव राय अपनी माता की स्मृति में दक्षिण भारत में नागलपुर नामक नगर का निर्माण कराया। देखो यहाँ पर, नागल, नागलपुर नामक नगर का निर्माण कराया। कृष्णदेव राय की माता का नाम क्या था? नागल। और कृष्णदेव राय अपनी माता की स्मृति में दक्षिण भारत में नागलपुर नामक, नागलपुर नामक नगर का निर्माण। यहाँ देखिए, बीजापुर की बात करते हैं तो बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का विस्पेरिंग गैलरी गलियारा किसने बनाया था? और इसका सही आंसर क्या हो जाता? 92। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया होगा? इसका सही आंसर होगा, नहीं नहीं तो कहीं लड़ाई करता था। अब यहाँ पर देखना क्या है कि बीजापुर की गोल गुंबद संसार में सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद बातचीत का विस्पेरिंग गैलरी गलियारा की। इसका सही है इस महमूद गमा की बात कर, सुल्तान सुद्दीन मोहम्मद ने महमूद गमा को
प्रधानमंत्री गमा से अधिक महमूद गमा द्वारा ताजुल देखिए ब्राह्मण वह राजवंश वह मनी राज के साथ राज महमूद गमा की राजवंश के शासक महमूद गमा बीदर में मनी राजवंश सुल्तान शमसुद्दीन सुल्तान शमसुद्दीन सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने महमूद गमा को अपना प्रधानमंत्री बनाया महमूद गमा को अपना प्रधानमंत्री बनाया महमूद गमा द्वारा लिखे गए पत्रों के संग्रह को इतिहास में रियाजुल इंसा के नाम जानते हैं। महमूद गवा ने कहा बीदर में महमूद गवा ने बीदर में अलय की स्थापना। अब देखते हैं यूसुफ आदिल कृष्णदेव राय का अंतिम बीजापुर शासक यूसुफ आदिल कृष्णदेव राय का अंतिम सैनिक बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह अब देख बहमनी राजवंश शासक सुल्तान तृतीय किसको तो महमूद अपना क्या बना प्रधानमंत्री। देखिए महमूद गमा द्वारा लिखे गए पत्रों इतिहास राजुल महमूद गमान क्या बीदर में एक विद्यालय की कृष्णदेव राय का अंतिम सैनिक बीजापुर के शासक आदिल आदिल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। 93 आदिल शाही वंश का प्रशासन कर आदिल
कुतुब शाही वंश कहाँ, निजाम शाही और सरखी करता था की वजह। अब नहीं आ रहा है ऐसे तो। आइए यहाँ पर, आवाज तो सही है। आइए एक बार कर लेते हैं, अगर आवाज सही नहीं आया तो दोबारा कर देते हैं। आइए, सही नहीं है तो दोबारा कर देते हैं। आइए यहाँ पर, यहीं से हम लोग थे ना। आप देखिए, बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का विश्व वेनिंग गैलरी गलियारा किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर इस्माइल आदिल शाह। और देखिए, बहमनी राजवंश के शासक कौन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने क्या किया? तो महमूद गवां को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। देखिए यहाँ पर, महमूद गवां द्वारा लिखे गए पत्रों के संग्रह को इतिहास में हम क्या कहते हैं? रियाजुल इंसा के नाम जानते हैं। महमूद गवां ने कहा, तो महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। अब देखिए, कृष्णदेव राय का अंतिम सैनिक अभियान बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध हुआ था। अब यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। आदिल शाही वंश कहाँ पर शासन किया था? तो गोलकुंडा में। अब आइए यहाँ पर, कुतुब शाही वंश कहाँ शासन किया था? आदिल शाही वंश कहाँ शासन किया था? तो बीजापुर में। और कुतुब शाही वंश कहाँ शासन किया? गोलकुंडा में। निजाम शाही वंश कहाँ शासन किया? अहमदनगर में। सरकी शाही कहाँ? जौनपुर में। और इसका सही आंसर सी हो जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 के सी, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखो, चेतन चेतन का संबंध कहाँ से है? तो बंगाल के नदिया जी से। शंकर देव का असम से। ज्ञान देव का संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र से। त्यागराज का संबंध कहाँ है? तमिलनाडु से। और सही आंसर सी होगा। शिवाजी की बात करते हैं, तो आप देखो यहाँ पर, शिवाजी की सेना में शिलादार किसे कहते हैं? तो शिलादार किसको कहते हैं? तो याद रखना है, ऐसे अस्थायी घुड़सवारों को जिन्हें अपने घोड़े और हथियार स्वयं से खरीदने होते थे। शिवाजी की घुड़सवार सेना 2 भागों में बटी थी, बरगीर एवं शिलादार। बरगीर नियमित सेना थी, इसे हम पागा के नाम जानते हैं। तो वहीं शिलादार अस्थायी सेना थी। युद्ध के समय इसे शामिल किया जाता था और युद्ध के बाद इसे हटा दिया जाता था। शिवाजी की घुड़सवार सेना, देखिए यहाँ पर, शिवाजी शिवाजी की घुड़सवार सेना कितने भागों में बटी थी? 2 भागों में, 2 भागों में बटी थी। कौन कौन? बरगीर एवं शिलादार। बरगीर नियमित सेना थी। बरगीर क्या था? नियमित सेना। इसे पागा के नाम से भी जानते हैं। शिलादार अनियमित सेना थी। अनियमित सेना अनियमित सेना, और युद्ध के बाद इसे हटा दिया जाता था। अब यहां पर देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो अकबर था। लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। याद रखना, अकबर की बात करते हैं तो अकबर के समय में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज बताते, हो सकता है एक क्वेश्चन टकरा जाए यहाँ से। अकबर के समय में 1562 ईस्वी में क्या हुआ था? अकबर 1562 दास प्रथा को समाप्त किया।
1563 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर को तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 ईस्वी में अकबर क्या किया? तो जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर को समाप्त किया था। शाहजहां का शासन काल की जब आते हैं तो सफेद संगमरमर, शाहजहां के समय में सफेद संगमरमर कहाँ? राजस्थान के मकरान नामक स्थान से मंगाए आए थे। राजस्थान के मकरान नामक स्थान से मंगाए जाते थे। जहांगीर का शासन काल किस लिए? चित्रकला के साथ साथ किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए। न्याय के लिए प्रसिद्ध था। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर दे देते हैं यहां पर कौन? डी। पलासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी सशस्त्र शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनयिक कौशल से जीता गया था। बात सही है। पलासी की युद्ध ताकत के बल से कम, छल के बल से ज्यादा जीता गया था। बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। यह भी बात सही है। इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब हम देखते हैं कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी की युद्ध 23 जून 1757। ये हर आदमी जानता है, 23 जून 1757। लेकिन यही डेट एग्जाम में गलत होता है, और एग्जाम में रिजल्ट को अगर कोई रोकता है तो वही प्रश्न रोकता है जो जानता हुआ है और आपसे गलत हो गया। आप जान रहे थे, गलत हो गया। अगर 2 से 4-5 क्वेश्चन जो जान रहे थे गलत नहीं होता तो शायद आज आप जॉब में होते। तो ज्यादातर आदमी भूल यही करते हैं कि हमारे प्रश्न को हम जानते हैं, उस प्रश्न को आप नजरअंदाज कर देते हैं। वही प्रश्न एग्जाम में गलत होता है। भारी क्वेश्चन से ज्यादा ध्यान दीजिए हल्का क्वेश्चन पर जो एग्जाम में गलत होता। जहां पलासी की युद्ध की बात करते हैं तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुई। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को पराजित किया। पलासी की युद्ध में सिराजदौला के पराजय का मुख्य कारण क्या माना जाता है? उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। तो पलासी की युद्ध में अंग्रेज की जीत का मुख्य कारण माना जाता है क्लाइव की कूटनीति। अब यहाँ पर देखिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। पलासी के युद्ध में सिराज उद्दौला के हार का मुख्य कारण क्या माना जाता है? पलासी के युद्ध में सिराज उद्दौला के हार का मुख्य कारण क्या माना जाता है? पलासी के युद्ध में सिराज उद्दौला के हार का मुख्य कारण आता है किसके? उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। पलासी की युद्ध में अंग्रेज के जीत का मुख्य कारण माना जाता है। क्या माना जाता है? क्लाइव की कूटनीति। क्लाइव की कूटनीति। आइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए यहां पर, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। बक्सर युद्ध में कौन थे? हेक्टर मुनरो ने किसको पराजित किया था? बक्सर के युद्ध में कौन? हेक्टर मुनरो किसको पराजित किया था? मीर कासिम अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल बादशाह
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अब यहाँ पे इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? देखें यहाँ पर, इलाहाबाद की इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त। 12 अगस्त 1765। किसके? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? दूसरी संधि इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। कौन? अवध के नवाब। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला। देखो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी। ये प्लासी युद्ध में कौन पराजित हुआ था? सिराजदौला। सिराजदौला पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की जीत का मुख्य कारण क्या माना जाता है? क्लाइव की कूटनीति। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। इस युद्ध में कौन थे? हेक्टर मुनरो। किसको? तो मीर कासिम। कौन? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। इलाहाबाद की पहली संधि का 12 अगस्त 1765। कौन? तो मुगल बादशाह। किसके? शाह आलम द्वितीय के। और इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला था, यानी लगान वसूल करने का। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुई थी। अब इसको देखिए, अब इसको थोड़ा सा देखिए, अब समझिए। देखो जवान रे, बात यहाँ ये है कि प्लेटफॉर्म की सरजमी पर एक हम बैच स्टार्ट किए हैं पीजीटी का। ये पीजीटी का थ्योरी बैच है, थ्योरी बैच है, और इसका समय है 2 से 3। इस बैच में एकदम गहराई के साथ तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है। आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, टोटल कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। ये है पीजीटी का बैच, लेकिन इस बैच को टीजीटी का विद्यार्थी भी खरीद कर अपनी चेहरे पर मुस्कुराहट को वापस ला सकता है, क्योंकि नाम है पीजीटी का, लेकिन टीजीटी का विद्यार्थी भी अगर पढ़ता है तो उसकी सफलता निश्चित नहीं, पूरी तरह से सुनिश्चित है। वो पढ़ने के बाद आप कितना समझे कितना नहीं समझे, किस तरह से आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं जानता हुआ, इसके लिए एक मेरा बैच चलता है शाम में, और वह बैच है 5:15 से प्रारंभ हो जाता है, और यह है 2000 इतिहास का प्रश्न। और 2000 इतिहास का प्रश्न का पर डे हम अपने सामने में टेस्ट करवाते हैं और उसका हम डिस्कशन करवाते हैं। ये डिस्कशन 1 से 1.5 घंटा चलता है, और इस डिस्कशन 4 ऑप्शन के साथ हम करते हैं, और 1.5 घंटा में 3 से 4 प्रश्न का ही डिस्कशन होता है। आप सोच सकते हैं 3 से 4 प्रश्न का डिस्कशन 1.5 घंटा में होगा, तो आप सोचिए उस प्रश्न की खूबसूरती कैसी होगी, उस प्रश्न की मुस्कुराहट कैसी होगी। जबरदस्त मजा आता है। आप इन दोनों बैच का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं समझना है कि हम बैच का प्रचार कर रहे हैं, ये मत समझिएगा शहंशाह पैसा कमाना चाहते हैं। हम पैसा के पीछे नहीं, पैसा मेरे पीछे दौड़ती है। हमें पैसा की आवश्यकता नहीं, पैसा को हमारी आवश्यकता है, याद रखिए आप। नंबर 2, एस्टेट का बैच एप्लीकेशन पर चलता है बाय नवीन कुमार सिंह। एस्टेट के लिए हम बैच जो क्लास लेते थे यूट्यूब पर, लेकिन अब वह चलता है एप्लीकेशन पर।
नवीन बाय नवीन कुमार सिंह। एप्लीकेशन को जब ढूंढेंगे, लिखेंगे पंकज मिश्रा या संस्था पंकज मिश्रा या हिस्ट्री लिखेंगे, तो तलवार लेकर एक इंसान मिलेगा जिसका नाम है पंकज मिश्रा। अरे यहाँ पर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कौन सा युद्ध में? ब्रिटिश सेना को हराया था और किस में? पोलीलूर के युद्ध में। और ये पोलीलूर का युद्ध कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में। अब हम देखते हैं कि यह वक्त कौन था। ये वक्त है द्वितीय मैसूर युद्ध का। ये वक्त है द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध। और द्वितीय मैसूर युद्ध का समय क्या माना जाता है? 1780 से 1784 ईस्वी। द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी? तो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुई थी। मंगलौर की संधि। और ये मंगलौर की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। 1784। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? देखो यहाँ श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? और ये संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। और इस संधि के तहत क्या हुआ था? तृतीय मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। क्या हुआ था? तृतीय मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध का अंत। तृतीय मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। अंत। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है? क्या कथन सत्य है? सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। अब इनका देखो, नासिक में उनकी अंत्येष्टि संस्कार नहीं, इनकी अंतिम संस्कार नासिक नहीं, इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ? इंग्लैंड में, नासिक में नहीं। इन्होंने कभी सिख धर्म ग्रहण नहीं किया, नहीं। इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। ईसाई धर्म। कौन सा धर्म ग्रहण किया था? ईसाई धर्म ग्रहण। ये दोनों गलत है। गलत है। तो कौन सत्य है? तो इसका सही आंसर ए होगा। सही आंसर ए। और ये दिलीप सिंह कौन थे? रणजीत सिंह वंश का अंतिम शासक। देखें यहाँ का रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह था। तो वहीं रणजीत सिंह वंश का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। क्वेश्चन नंबर 100। अब क्वेश्चन नंबर 100 में हम आइए, क्या है? निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। 100 का सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। अब इसको मिलाएं कि कर्नल मिशेल का संबंध किससे है? बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री कमांडिंग ऑफिसर। आइए, जनरल हियर से इसका संबंध किससे है? बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर। और जनरल हैबिट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है विद्रोह के समय मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर। अब सर ह्यूज व्हीलर का संबंध किससे है? इसका संबंध है विद्रोह के समय कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर। आइए यहाँ देखिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसमें से प्रमुख कारण आता है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। इसमें सभी है, इसमें सब है। यह भी है, सैनिक असंतोष भी है, जन आक्रोश भी है। लेकिन प्रमुख पूछ रहा है तो प्रमुख कारण में से एक हो जाता है, और इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी, ब्रिटिश।
लेकिन 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है कारतूस युक्त घटना। कारतूस गोली को कहा गया। पहले सेना को प्रयोग के लिए ब्राउन बेस राइफल दिया जाता था और इसके स्थान पर प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल दिया गया। और एनफील्ड राइफल में गोली भरने से पहले उसे दांत से खींचना होता था और गोली में गाय एवं सुगर की चर्बी मिली हुई थी। गाय गाय एवं बट 5 मिनट आराम करो तब जाओ। 5 मिनट रहो, ठंडा आ जाओ तब जाना। अरे तू भी इंसान है यार। अब देखो यहाँ पर उसमें गाय और सुअर की छवि मिली थी। अब देखें कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण तत्कालिक कारण था क्या? कारतूस युद्ध घटना। कारतूस युक्त घटना युक्त घटना जिसमें क्या थी? गाय एवं सुअर की चर्बी थी। गाय एवं सुअर की चर्बी। पहले सेना को प्रयोग के लिए कौन दिया जाता था? ब्राउन बेस राइफल दिया। ब्राउन बेस राइफल दिया। इनके स्थान पर प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल। एनफील्ड। और इसमें किसमें? इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। आइए यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। और इन्होंने इसके जरिए मूर्ति पूजा का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास एवं वेदभास भूमिका जैसी पुस्तक की रचना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में कहाँ? मुंबई में क्या किया? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना। इसके जरिए क्या किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया? सत्यार्थ प्रकाश वेदभास एवं वेदभास भूमिका जैसी पुस्तक की रचना की। राजा राममोहन राय की बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। कहाँ? तो बंगाल के राधानगर में। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के राधानगर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। देखिए यहाँ पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ? गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नमक स्थान पर महात्मा गांधी के जन्म के में प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जवान बोलेगा। यहां तक के सफर में मेरे जवान कोई दिक्कत है? 23 से जवान बोलेगा। जवान को कोई तक दिक्कत है? 23 से बोलेगा जवान। जल्दी बोल। जल्दी बोलेगा जवान को।
जवान को तक दिक्कत है? ठीक है, आप हमसे भूलते जाते हैं, एक बार बात हमसे कीजिएगा। ठीक है, आप क्यों भूलते हैं? घबराना नहीं है, घबराने से कुछ थोड़ी होता है। देखिए, आपको देखना है हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं उसको आपको ढूंढना है। सर कैसे बोल रहे हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, जितना पढ़ाए हैं पढ़ के एग्जाम हॉल में चला जाना है। इसमें कुछ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो हम पढ़ाए हैं पढ़ के एग्जाम हॉल में चल देना है। हम कहाँ कभी बोले हैं 10 घंटा पढ़िए? हम कहाँ पूछे हैं आपसे कितना स्कोरिंग होता है? कभी पूछे हैं कितना स्कोरिंग होता है? कभी हम पूछे हैं आप 20 घंटा पढ़ते हैं कि नहीं? ये सब मेरा कोई भरोसा नहीं है। जितना हम पढ़ाते हैं पढ़ के एग्जाम हॉल में चल देना है। कभी देखे हमको आडंबर दिखाते हुए? बस सब दो ही लाइन बोलते हैं, दो ही लाइन बोलते हैं। जो हम पढ़ाए हैं क्लास में, वो डिस्कशन में जो लिखाए हैं वो पढ़ के एग्जाम हॉल में चल देना है। दूसरा शर्त ये रहता है कि हमारे कॉपी से अगर प्रश्न पूछता है तो वह प्रश्न को गलत नहीं करना है। आपका सिलेक्शन होगा 110। बात समझ गए? और हम आपके सामने हैं। कभी किसी तरह का प्रश्न पूछने के लिए हम डांटे हैं? या हम किसी को किसी तरह का प्रश्न पूछने के लिए हम डांटे हैं? कभी नहीं। या कभी आप देखें इतनी रात हो रही है तो जल्दी जल्दी हम समाप्त करके चल जाएं? कभी देखें हमको? ये सब कुछ नहीं है। एकदम खुश रहिए और कोशिश कीजिए एक बार हमसे आप बात कीजिए। बात करके हमें बताना है आपको कि जिस तरह का प्रश्न आप जान रहे थे और गलत हो गया, एक आध दो प्रश्न का उदाहरण दिया कीजिए। सर देखिए, इस प्रश्न को हम जान रहे थे और ये समझ कर यहाँ टिक कर दिए। तब हम समझ जाएंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम आपके अंदर चल रहा है। बात समझ गए? अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? 1875। कहाँ किया? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना। इसके जरिए किया क्या? मूर्ति पूजा का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया? सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास एवं वेदभास भूमिका जैसी पुस्तक की रचना की। अब यहाँ पर राजा राममोहन राय का जन्म पूछता है तो 1772 कहाँ? तो बंगाल के राधानगर में। महात्मा गांधी का जन्म आसान है लेकिन गलत होता है, ऐसा नहीं है। कहाँ? तो 2 अक्टूबर 1869। कहाँ? तो गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर। महात्मा गांधी के जन्म की याद में क्या है? प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 103 में आइए, 103 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए 1916 के लखनऊ समझौता के विषय में कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ए। यह समझौता हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग इकाइयों मानकर किया गया था। याद रखिएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जब बात करते हैं तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार में गया था। हम आपकी बात नहीं समझ गए। अभी आप कॉल कर सकते हैं, हम आपसे बात कर लेंगे। भवेश कुमार, अभी आप फोन कर सकते हैं, हम अभी आपसे बात कर लेंगे। अभी कॉल कीजिए न। ठीक है, कॉल कर लेना। और हमें ब्लैक, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कैसे होगा ये करने उड़ने नहीं आता है। सिर्फ हमको पढ़ाने आता है और दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ हमको दो ये चीज आता है, पढ़ाना और गुस्सा करना। हमको दो तीन चीज आता है, पढ़ाना, गुस्सा करना, बढ़िया खाना खाना और फिर सो जाना। इसके अलावा दुनिया का हमको कोई पसंद नहीं, कोई चीज पसंद नहीं है। जवान से फोन आ गया था। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस की जब हम बात कर रहे थे तो आइए यहाँ पर, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता विषय में सही क्या है? तो यह सही समझौता क्या, उसका सही आंसर हो जाता है ए। अब है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था अंबिका चरण। अंबिका अंबिका
चरण मजुमदार ने किया था। अंबिका चरण मजुमदार ने किया था, याद करता। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक की बात करते, नारा दिया था, स्वराज्य मेरा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। आइए, पूना पैक्ट का लक्ष्य क्या था? पूना पैक्ट का लक्ष्य क्या था? पूना पैक्ट का लक्ष्य है निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व। और पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट का 2 डेट मिलता है। एक मिलता है 26 सितंबर 1932 और एक मिलता है 24 सितंबर 1932। ये दोनों डेट को आपको नजर पर रखना पड़ेगा, दोनों डेट को आपको नजर पर रखना पड़ेगा, याद रखिएगा दोनों डेट को। अब है कि पूना पैक्ट में गांधी के तब हस्ताक्षर कौन किया था? तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने किया था। कौन किया था? तो मदन मोहन मालवीय। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन अथवा 1942 के विद्रोह के कारण क्या थे? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आंदोलन के कारण क्या थे? तो इसको सही आंसर मारना है डी। डी क्यों देगा? कि एक एशियाई शक्ति जापान द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया में अंग्रेजों की पराजय से अगस्त 1942 में प्रभावित लोकप्रिय भावना, ये सही है। ब्रिटिश स्थित अधिकतर विदेशी सेनाओं का निंदनीय व्यवहार, यह भी सही है। कीमतों में वृद्धि तथा चावल और नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी, यह भी सही है। और कांग्रेसी नेताओं द्वारा 1942 में मित्र राष्ट्रों की पराजय का अनुमान, यह भी सही है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किए जाने से पूर्व अंग्रेजों की छेड़छाड़ तथा बाद में इसके पूर्णतः दमन की नीति, यह सही। इसका सही आंसर हो जाता है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए यहाँ पर, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे, सिद्धू कान्हू। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी, ठीक ना। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। ये लोग भाई बहन थे। इसलिए पूछेगा आपसे कि ये कब हुआ था, ये पूछेगा कब हुआ। मतलब इसमें एक महिला कौन थी जो संथाल विद्रोह में नेतृत्व की थी? एक महिला के नाम पूछेगा। तो महिला का नाम जब पूछेगा तब यहाँ पर कौन हो जाएगा? चांद, एक महिला थी। मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का वास्तविक नाम क्या था? बिरसा डेविड। क्या था? बिरसा डेविड। और इसके गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे, आनंद पांडे। बंगला दैनिक हित का, हितवादी का संपादक कौन था? तो सही आंसर क्यों? शाखाराम गणेश देवस्कर। कौन था? शाखाराम गणेश देवस्कर। और शाखाराम गणेश देवस्कर की जब हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाता है ए, शाखाराम गणेश देवस्कर। यहाँ पर आइए, इस बैच को भी देख लीजिए, पसंद आ जाए तो इसको ले लेना है। ऐसे अच्छे टीचर हैं, हम इनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं। आइए, 22 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर होता है मुंगेर हो जाता है। 22 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई? तो मुंगेर में हुई थी, मुंगेर, याद रखिए मुंगेर। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी कौन किया था? छात्रों ने। किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण,
जय प्रकाश नारायण। और कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। 74। और करकटगढ़ इको पार्क कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है कैमूर में। कहाँ आंसर? कैमूर में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये पार्क? मगरमच्छ संरक्षण के लिए। मगरमच्छ संरक्षण के लिए। इनकी जो मृत्यु हुई थी दिलीप सिंह का, इसमें पूछ रहा है पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? ठीक है, कौन एक कथन सत्य है? तो इनकी जो मृत्यु के बारे में कहा जाता है तो 22 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच हुई। 22 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच हुई। अक्टूबर। ठीक है, इनका एक्यूरेट इंग्लैंड में मृत्यु हुई थी और इंग्लैंड में हुई थी। तो नेट की बात पर नहीं जाना है, नेट की बात पर नहीं जाना। ये रणजीत सिंह वंश के अंतिम शासक थे और ऐसे लोगों की जब मृत्यु होती, इसका एक्यूरेट डेट क्या मिलेगा? अंग्रेज के इंग्लैंड में मरे हैं, अंग्रेज का सब चीज़ था, तो इसका डेट माना जाता है तो 22 से 23 अक्टूबर के बीच। और दूसरा चीज़ ये भी है, बहुत प्रश्न का जो आंसर होता है वह ऑप्शन के अनुसार भी डिपेंड, समझे, ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करता है। अब हम ऑप्शन पर आते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा रणजीत सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इस तरह का जब प्रश्न होता है ये मृत्यु वाला, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी की मृत्यु हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस की, तो वहाँ पर जो डेट एक्यूरेट होता है उसमें हेर फेर नहीं होगा। याद रखना, उसके डेट में हेर फेर नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद के डेट में हेर फेर नहीं होगा। महात्मा गांधी के डेट में हेर फेर नहीं होगा। भगत सिंह के डेट में हेर फेर नहीं होगा। बात समझ रहे ना? तो जो फेमस पर्सनैलिटी है उसके डेट में हेर फेर नहीं होता, लेकिन जो फेमस नहीं होता है तो उसके डेट एक्यूरेट नहीं मिलते हैं, उसके आसपास ही मिलेंगे। जैसे कि 22 से 23 अक्टूबर, अगर ये 23 को मरा है तो 23 से 24 अक्टूबर, मतलब एकदम निकट का लिया जाता है। तो कहने का है कि इसलिए इसका आंसर ए माना गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इसका आंसर ए ही दिया है। और क्वेश्चन जब सेट भी किया गया तो इसका आंसर ए भी दिया है। और हम ए इसलिए माने हैं क्योंकि हमें मालूम है ये 22 अक्टूबर, हमको भी मालूम है, हम पढ़ा रहे हैं तो हमको कैसे नहीं मालूम होगा 22 अक्टूबर, लेकिन इसका डेट 2 चलता है, 22 से 23 अक्टूबर। इसलिए ऑप्शन में रहने के बाद इसको हम ए टिक किए। बी को हम सही इसलिए नहीं माने क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई थी 22 से 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को, कहाँ? तो पेरिस में हुई थी। और पेरिस किसकी? फ्रांस की राजधानी। इनका अंत्येष्टि संस्कार जो हुआ था नासिक में नहीं हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? तो इंग्लैंड में। इन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, बिल्कुल गलत है। इनको भारत में ही ईसाई बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। इसलिए हम बी और सी को गलत माने और ए सही है। और आंसर में भी ए ही इसका आंसर निश्चित किया है। और एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है और इसको फिर रिपीट किया गया, उसमें भी आंसर ए ही दिया गया। जहाँ तक नेट और इंटरनेट की बात है तो इतिहास के मामले में नेट की हर बात सही नहीं होती। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कई विचारधारा चलता है। एक तो नेट क्या देता है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर पटक दिया, और किस आधार पर वो आंसर तय किया नेट यह नहीं बताता। इसलिए इतिहास का आंसर निर्धारित करते समय आंख बंद करके नेट पर भरोसा नहीं करना है। अब आगे आइए, तेज से बोलना है, तेज से। चलें? और कुछ कहना है? चलें? जल्दी बोल, चला, हम खड़ा है तुम्हारे सामने में, काहे मेरी जबान काहे घबराता है? बिल्कुल। चला जाए? ए सबा खैर।